अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके चैनल। आपका मेजबान मैं सनम एजाज। प्रोग्राम है मुद्दा और मुद्दे में हम बात करते हैं मसाइल की, मामलात की और बात करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर की। एक बार फिर आज का मुद्दा और आज के मुद्दे में हम नौजवानों की बात करेंगे, कश्मीर के मामलात की बात करेंगे और दिल्ली तक के मामलात पर भी नजर रखेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूंगा, इस्तकबाल करूंगा हमारे प्रोग्राम के आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान। जी हाँ, अवस्था हम जो नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है एलजीपी के मिस्टर संजय सराफ, उनका इस्तेमाल करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी मेरे प्रोग्राम में आए। संजय जी नेशनल प्रेसिडेंट हैं और यूथ के हवाले से आप एलजीपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर के यूथ का फ्यूचर आप नेशनल लेवल पे, कश्मीर पे, क्योंकि आप कश्मीर में बहुत काम कर चुके हैं, कर रहे हैं? देखिए, जहाँ कश्मीर की बात है, कश्मीर के यूथ के एस्पिरेशंस के बारे में अभी तक खुल के कोई भी नहीं आता है। आपने अब यूथ की जब बात उठाई है, जब तक हम यूथ के पावर्स को उनके हाथ में नहीं देंगे, यूथ के पावर्स डज नॉट मीन कि हम उसको पॉलिटिकल पावर दें, इकोनॉमिकल पावर दें। आप यूथ को, वेरी ऑनेस्ट टू यू, जो मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि यहाँ का यूथ यही समझता है कि उनकी ताकत कहीं पर छुपी हुई है। और वही यूथ जब 22 साल की इस टर्मोइल से निकलने के बाद भी, उसी यूथ को आप दूसरे साइड में जब आप देखते हैं तो आप देखिए हमारा वही यूथ यहाँ पर आईएएस में नंबर 1 टॉप पर आता है। पिछले 4 साल में हमारे आईएएस के 16-17 बच्चे निकले हैं। तो अगर हम उस कंपैरेटिविटी में देखेंगे तो हम फिर जहाँ आईएएस का टॉपर आता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 100 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें 55-60 करोड़ लोग युवा हैं, उसके बावजूद हमारा कश्मीर का यूथ, जिसका कोई ऐसा स्ट्रक्चरल बेस नहीं है, जिसकी कोचिंग क्लासेस नहीं है, उसके बावजूद उसका इंटेलेक्चुअल और उसका ऐसे आइडियोलॉजिकल थॉट्स है कि ही हैज बीन एबल टू गेट, उसने आईएएस में टॉप किया। और उसी यूथ को मैं समझता हूं कि उस यूथ को एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छी शेप देने की जरूरत है, पॉलिश करने की जरूरत है, एक शेप देने। उस शेप में हम लोग उसको इकोनॉमिकल पैकेज में भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि हमारा यूथ यहाँ पर बहुत ऐसे यूथ है, जब अगर आप मीडिया के माध्यम से सर्वे भी करेंगे, आप बहुत ऐसे यूथ्स को देखेंगे जो बीएससी बीए करके इवन एमएससी ऑटो चलाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ ऑटो चलाना गलत बात है, लेकिन ऑटो चलाने वाला अगर बीएससी एमएससी बच्चा है, यूथ, जब उससे हम बात करते हैं तो वो बेचारा कहता है मेरे को रोजगार नहीं मिला। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सीरियस नोट लेना पड़ेगा। बाकी मुद्दों पर, कश्मीर मुद्दा है, बाकी सब मुद्दे वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के यूथ को पॉलिश करने की जरूरत है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए और उनको स्टेबल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम करने की। किस तरह के काम हो सकते हैं यहाँ के यूथ के लिए? एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, क्या एक अहम मुद्दा है यहाँ के यूथ के लिए? देखिए, एम्प्लॉयमेंट, नेचुरली एम्प्लॉयमेंट तो मुद्दा है। जब भी कोई बच्चा, कोई भी यूथ पूरे हिंदुस्तान में जब वो अपनी ग्रेजुएशन करता है तो वो पहले ही सोचता है कि उसके बाद इसको कहाँ जाना है। ग्रेजुएशन के बाद उसके एवेन्यूज होते हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, वहाँ पर एमएनसीज कंपनीज है, वहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है। लेकिन गवर्नमेंट में मैं समझता हूँ कि वहाँ बहुत कम यूथ जाते हैं, क्योंकि उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली की बात करते हैं, जम्मू में भी बहुत इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हैं। हमारे कुछ पुराने मिनिस्टर्स या पुराने जो अपने हमारे यहाँ पर जब ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट चल रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे दिए कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों को। लेकिन दुख इस चीज़ का है, वो बेनिफिट जब दिया गया तो वो उनको बोला गया था कि आप जम्मू कश्मीर में अपने प्लांट्स लगाइए। लेकिन क्या हुआ? प्लांट्स लगे जम्मू में, जम्मू भी हमारा हिस्सा है, लेकिन जम्मू के यूथ को फिर भी मौका है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब जा सकता है, वहां पर अपना जॉब करके विद इन सेम डे वो आ सकता है। लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए अभी तक कोई, जैसे हमने, मेरे लीडर ने रामविलास पासवान जी ने 1996 में रेलवे प्रोजेक्ट कश्मीर में लाया, तो जब उसको लाया गया है, मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आज देश में एक विपक्ष का काम कर रही है, जो एक अपोजिशन का काम करे, उसने खुलकर बोला था उस टाइम पासवान जी को, जब देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे। मैं मानना चाहूंगा, जब रामविलास पासवान जी जो आपकी पार्टी एलजीपी के प्रेसिडेंट हैं, जब रेलवे प्रोजेक्ट कश्मीर में, जब वो रेल मंत्री थे, रेलवे प्रोजेक्ट लाया, एक पार्टी ने पार्लियामेंट बताया कि मिलिटेंट्स के लिए ये रेलवे प्रोजेक्ट लगा। एब्सोल्युटली, मैं उसी चीज को आज यहाँ मीडिया के माध्यम से कहने वाला हूं। उसी पार्टी को जो पूरे देश में अपोजिशन का रोल करे, वो आकर देखे कश्मीर में जो 40,000 50,000 लोग दिन में एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं, क्या वो सब मिलिटेंट है? इस रेल जो मैसेज नहीं है, ऑफ कोर्स हम यही तो देना चाहते हैं, यही तो मैसेज है।
आप उन्होंने क्या किया, उन्होंने 96 में वो लगाया, 96 के बाद फिर वो ठप हो गया। 2002 में फिर पासवान जी आ गए कैबिनेट में, तो कैबिनेट मिनिस्टर होने के साथ लालू जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, यहाँ पर रेलवे के दोनों ने मिल बांट कर एक दूसरे के साथ सपोर्टिंग में कैबिनेट में 2-4 बार मुद्दा उठाया, मैं भी पीछे लगा था, फिर रेलवे यहाँ पर लग गया। आज लोग भी कम से कम 7-8 हजार लोगों को रोजगार मिला, बाकी सब 10-20, 50 हजार, 40 हजार लोग दिन में एक दूसरी जगह से सफर कर रहे हैं, तो लोगों को सहूलियत मिली। ये सब चीजों को करने की जरूरत है। फिर जब पासवान जी के टाइम में पिछली बार था, मैंने स्टील प्रोजेक्ट लाया 108 करोड़ का, जिसमें हमारे 1600-1700 बच्चे बेरोजगार जो थे रोजगार मिल जाता, जिसमें मेरा मेन एम था कि मैं डाउनटाउन के बच्चों को उठा के उनको रोजगार दूंगा, जहां स्टोन पेल्टिंग और वो सब मसले होते हैं, क्योंकि उनको भी रोजगार की जरूरत है, उसमें ऐसे रोजगार उनको मिलता। मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो प्रोजेक्ट लाया था जो 10,000 करोड़ की उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है पूरे नेशन में। तो 10,000 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी समझिए, जितने बच्चों को यहाँ रोजगार मिलता उनको तनख्वाह की कोई तकलीफ नहीं होती, और तनख्वाह स्टार्ट ही होता 25-30 हजार से, चाहे वो क्लास 4th भी क्यों ना होता। तो ऊपर वाले की आशीर्वाद से इंशाल्लाह जब फ्यूचर में अभी हम लोग फिर पासवान जी मंत्रालय में आएंगे, उस स्टील प्लांट को भी मैं वैसे ही लगवाऊंगा जैसे रेलवे को मैंने लगवाया। नहीं वर्कआउट हो सका, नहीं वर्कआउट हो तो वही तो देखना है क्यों नहीं वर्कआउट हो सकता। जब 96 में पासवान जी ने रेलवे लगाया था, 2002 तक वो भी वर्कआउट नहीं हुआ, 2002 में फिर वो कैबिनेट में, अब पासवान जी आज कैबिनेट में नहीं है, 2014 में फिर वो कैबिनेट में आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे, विद फुल फोर्स आ जाएंगे, तो वो स्टील प्लांट ही नहीं, उसके बगैर और हम 2-3 प्रोजेक्ट उनसे ले लेंगे जो यहाँ लगा। मतलब हमें पासवान जी की कामयाबी का इंतजार ही करना। कामयाबी की बात नहीं, वो ऑलरेडी कामयाब है, ऐसा कुछ नहीं। जब कैबिनेट में जाने के बाद एक फुल प्रेशर आ जाता है, जब कैबिनेट से बाहर रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है, बीइंग ओनली मेंबर पार्लियामेंट होता है, तो वहां वो प्रेशर और स्ट्रेस नहीं हो सकता है। आपने खुद देखा होगा, जहां हमारे बच्चों की यहाँ पर पिछली बार जो भी मसले यहाँ कश्मीर में 2010, 2012 या 2008 में जो मसले हो गए, उनमें उन्होंने कितना काम किया। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, आपके लीडर रामविलास पासवान दिल्ली से है, नेशनल लीडर हैं, लेकिन कश्मीर में जब भी बात होती है रामविलास पासवान की आवाज जरूर सुनी जाती है। 2010 के हालात की बात करें, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में रामविलास पासवान खुलकर बोले, और अगर देखा जाए तो किसी हद तक वो कश्मीरियों के फेवर में बोले। क्या उनको इससे नेशनल लेवल पर नुकसान तो नहीं होता है? देखिए, रामविलास पासवान देश का एक ऐसा लीडर है जिसने कभी भी नेशनल लेवल को नहीं देखा है। वो देखता है कि कहां पर किस कौम के साथ ज्यादती हो रही है। वो एक ऐसा लीडर है, उसके साथ जब मैं बैठता हूं, उनको जब मैंने प्रॉपर तरीके से फीड किया, उनको समझा दिया सर ऐसा ऐसा मुद्दा है, तो जब वो यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी सब सेपरेटिस्ट ग्रुपों से भी मिले, जब बच्चों से भी मिले, तो उनको हकीकत लगी, कश्मीर की हकीकत कुछ अलग ही है जो दूसरे तरीके से आ रही है। तो उस हकीकत को समझने के बाद उसने कश्मीर की लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने तो यही कहा कि यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट संसद में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको तो उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि पासवान जी बोल रहे, वो आवाज बिहार का एक मेंबर पार्लियामेंट, नो डाउट वो नेशनल लीडर है, बिहार का एक नेशनल प्रेसिडेंट, एक लोक जनशक्ति की पार्टी का लीडर, नेशनल प्रेसिडेंट बिहार से आया हुआ, जिसको कश्मीर में एमएलए तो बहुत दूर की बात है, काउंसलर भी नहीं है, उसके बावजूद वो कश्मीर के बच्चों की, कश्मीर के युवाओं की, कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट की और कश्मीर के ज्यादतियों की, जहां 120 बच्चे हमारे मारे गए, एक छोटा सा पुलिस क्या बोलो हवालदार भी कभी सस्पेंड नहीं हुआ, तो उनकी लड़ाई वो जब लड़ रहे हैं, तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो यहाँ के लोगों के वोटों की वजह से पार्लियामेंट में बैठे, वो क्यों चुप बैठे? इस चीज का मेरे को बड़ा दुख है। आपको इस चीज का दुख है, लेकिन आप सियासत में हैं, इंतखाबात भी लड़ते हैं। रामविलास पासवान जी नेशनल लीडर हैं एलजेपी की, आप पिछले इलेक्शन में आए थे, कुछ मामला ऐसे हुए आप नहीं आ सके, अब की बार क्या प्लानिंग है आपको? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपकी देखी जाए तो बहुत ही कहते हैं अंडर डेवलप्ड, तो जितने भी नाम हो सकते उसके वो उस तरीके से हमने तो अपने लोगों को उस टाइम भी बोला था, और मेरे हबकदल के लोग, मैं हबकदल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ता हूँ, उस टाइम भी लोग तैयार थे और इंशाल्लाह आगे भी तैयार हो जाएंगे। उनको संजय सराफ पर भरोसा है। मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि वो एक बार संजय सराफ को मौका दे। मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं हबकदल को छोटा लंदन बनाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए, मैं हबकदल को छोटी दिल्ली बना सकूंगा, कम से कम दिल्ली बनाऊंगा, जहां का कोई भी जो भी हमारा शहरी है जो खुलकर बोले कि वो हबकदल का शहरी है, उसको लगे कि उसके घर में, उसके बाहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ठीक है, उसकी सड़क ठीक है, उसके सबसे बड़े जो हमारे युवा यूथ है जिनकी तरफ किसी ने नहीं, जो बेचारे ड्रग एडिक्ट्स बने हैं, माफिया, ड्रग माफिया है आज हबकदल के एरिया में, डाउनटाउन में, उस माफिया को खत्म करने की जरूरत है। हमें युवाओं को बचाने की जरूरत है। यहाँ ड्रग एडिक्शन, अगर मेरे को बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, अगर ड्रग एडिक्शन है तो सबसे ज्यादा मेरे डाउनटाउन में, इन पर्टिकुलर हबकदल में, उन सब लोगों को रोकने की जरूरत है। उसमें पुलिस से हमें मदद की भी जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है जो अवाम वहां पर है, जो हमारी माएँ बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, जब बाहर निकलती है कोई ड्रग एडिक्ट होगा, उनको समझ नहीं आ रहा है इसके वो उसके साथ कैसा एटीट्यूड बिहेवियर क्या करेगा, तो इन सब चीजों को बचाने की जरूरत है, इन सब चीजों के लिए काम करने की जरूरत है। हमारी जो एमएलए साहिबा है वहां पर,
उसको तो उन सब चीजों की फिक्र ही नहीं नहीं, है। मैं हम इस पर बात नहीं करेंगे, उनको कितनी फिक्र है ये उनका अपना है। आप अपनी बात करिए। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए, आपकी हबागल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, आप कहते हैं कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनके साथ उठते बैठते हैं, लोग वहां के लोग आपको मानते हैं, लेकिन आप कश्मीरी पंडित बरादरी जो आपकी अपनी है वो आपके साथ है। देखिए, मसला ऐसा रहता है जब हम कश्मीर की बात करें और कश्मीर में रहकर कश्मीरियों की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं कहीं पर आपके साथ कश्मीरी जो आपके साथ जो कश्मीरी पंडित बरादरी हबा कदल की है वो आपका अपना जो मैच्योर्ड कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, जिनको लगता है कि संजय जो भी बोलता है वो आम आदमी की बोलता है, आम कश्मीरी की बात करता है, उस आम कश्मीरी आपके साथ ज्यादा है बनस्बते कश्मीरी मुस्लिम तो है ही नेचुरली। मैंने इनकी लड़ाई पिछले 10, 12, 13 साल से मैं लड़ रहा हूं, तो साथ में तो है ही। इलेक्शन जीतना हारना संजय सराफ के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे को इस चीज की खुशी है कि कश्मीर हबकदल का ही नहीं, पूरे कश्मीर वैली का मुसलमान संजय सराफ के साथ खड़ा है, क्योंकि उनको पता है संजय सराफ हमारे लिए हमारी बात अपने लीडर रामविलास पासवान के थ्रू पार्लियामेंट में हाईलाइट करवाता है, हमारी आवाज उठवाता है और कश्मीर के इश्यूज के ऊपर दिल्ली में बैठ के भी, दिल्ली के चैनल्स में भी खुलकर बोलते हैं। नहीं, आप रिसेंटली एक चैनल पे बात कर रहे थे, नेशनल चैनल पे बात कर रहे थे, आपका ये वहां पे इशू लग रहा था कि कहीं आप कश्मीरी हैं और अगर किसी नजर देखा जाए आप वो एक अलग बात कर रहे थे जो हिंदुस्तान के कुछ लोगों को हजम नहीं होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कहीं आपको उससे अपनी जो पंडित बरादरी दूसरों से नुकसान। देखिए, मेरे को वो देखना है कि मेरे कश्मीरियों को क्या हजम होगा, वाकई हिंदुस्तान में किसको क्या हजम होता है मैं उसके लिए नहीं देखता। संजय जी, चलिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं और ये रही आपकी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। कश्मीरी पंडित बरादरी की जब बात हुई, वो यहां से 90s में चले गए, एक डिजास्टर था, एक सब कुछ जो कुछ भी था उसमें वो यहां से निकल गए, अब वापस आने की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग आ भी चुके हैं। ये कश्मीरी पंडित बरादरी जो वापस आ रही है, इन्हें किस पे भरोसा है? कश्मीर के मुसलमान पे भरोसा, तब वापस आ रहे हैं। आम आदमी की बात कर रहा हूं, कश्मीर के आम आदमी पे भरोसा है, कश्मीर की सियासी क़यादत पर भरोसा है, कश्मीर की जो प्रो इंडिया क़यादत है उस पर भरोसा है, कश्मीर की सेपरेटिस्ट क़यादत उस पर भरोसा है, किस चीज पे भरोसा है वापस आ रहे हैं? देखिए, कश्मीर की जो आम जनता है, सब जितने भी कश्मीरी पंडित वापस आने की बात करते हैं, उनको सबसे ज्यादा भरोसा है कश्मीर की आम जनता पर। इसमें कोई शक नहीं है कि सेपरेटिस्ट ग्रुपों पर भी भरोसा है। उन सब लोगों ने उनको हर टाइम वेलकम किया है, बुलाया भी है। जो एक आवाज है कश्मीरियों की, उसके बगैर में जो आम कश्मीरी है उनके ऊपर उनको भरोसा है। उस भरोसे को देखकर वो वापस आने की बात कर रहे हैं। वापस आने की बात कर रहे हैं और कुछ आ भी रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, वही उस भरोसे को लेकर आ रहे हैं। वहां आपको कोई अगर ये बोलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन से मतलब, मैं नहीं इस चीज को मानता हूँ। संजय सराफ भी अगर कश्मीर में है तो आम कश्मीरी को लेकर यहाँ पर बैठा है जी। क्योंकि मैं समझता हूं, मैं पहले कश्मीरी हूं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख है, तो इसलिए बीइंग ए कश्मीरी मैं समझता हूं कि जो भी कश्मीरी पंडित वापस आने के, उसका अपना घर है, अपना परिवार है, वो हमारा हिस्सा है। देते हैं वापस आने के लिए। मैं तो उनको यही मैसेज देता हूं कि कश्मीर में क्यों वापस आ जाए। मैं तो उनको यही कह रहा हूं कि जिन्होंने अपनी जमीनें नहीं बेची है, जिन्होंने अपनी जमीनें ऐसी रखी है, तो वो आकर उसको यहाँ आम कश्मीरी उसमें सपोर्ट करने को तैयार है। लेकिन जिसने अपनी जमीन मकान बेचा है वो ये ना सोचे कि आप वहां पर जाकर वो उस मकान को क्लेम करे, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन जो अपनी जमीन नहीं बेची है, अपने घर नहीं बेचे हैं, वो आ जाए, उसको आम कश्मीरी वेलकम कर रहा है, खुले दिल से खुले दिमाग से आ जाए। जो एक कन्फ्लिक्ट दिमाग में था वो छोड़ दे। अगर मैं तो यही बात करूंगा, सवेरे का बोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको बोला नहीं कहते हैं। तो हम सब कश्मीरी एक है, एक थे, एक ही रहेंगे। हम लोग सब कश्मीरियात को बिलीव करते हैं। वी बिलीव इन कश्मीरियात। सूफीइज्म सूफियों की है। हम यहाँ दस्तगीर साहब के दरबार में भी जाते हैं, हम मखदूम साहब के दरबार में भी जाते हैं, हम दीवल भी जाते हैं, हम खीरवानी भी जाते हैं, हम ऋषि पातशाह के यहाँ पर भी जाते हैं। तो कश्मीरी आप देखिए, जब भी कश्मीरी पंडित आता है, मैं समझता हूँ वो माता खीरवानी के यहाँ बाद में जाता है, पहले दस्तगीर साहब और मखदूम साहब के दरबार में जाता है, या उनकी जियारत में जाता है, ऋषि पातशाह की जियारत में जाता है। तो ये सब तो एक माहौल ही नहीं, एक हमारे खून में है। ये एक बात समझ नहीं आ रही है, कश्मीर से कश्मीरी पंडित चला गया, जम्मू में भी सेटल हुआ, दिल्ली में सेटल, जहां पे उसको सेटल होना है, अब उसने वहां पे अपना आप सेटल कर लिया है। क्या उसको कश्मीर वापस अब आना चाहिए? एक कहीं दूसरी माइग्रेशन तो नहीं होगी कश्मीरी पंडित की? मैं तो समझता हूँ ये सब क्वेश्चन आप उन्हीं से पूछे तो वो ज्यादा होगा। बीइंग ए संजय सराफ, बीइंग ए कश्मीरी एंड आफ्टर दैट कश्मीरी पंडित, मैं तो समझूंगा कि जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है उसको वापस आना चाहिए। वापस आने में कोई दिक्कत नहीं, वापस आने में कोई दिक्कत नहीं है, कश्मीर में आना चाहिए। कश्मीर में सब कश्मीरी लोग खुले दिल से खुले दिमाग से आज वेलकम कर रहे हैं। तो उनको जो देखिए 88, 89 एक बैड फेज था पूरे कश्मीर के लिए, नो डाउट। कश्मीरी पंडित अगर उस टाइम 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख थे, 5 लाख में 4.5 लाख जब निकल गए तो एक माहौल बन गया।
पूरे दुनिया में। लेकिन दूसरे साइड से अगर देखें तो यहाँ पर 4 लाख कश्मीरी मुसलमान भी निकले हैं उस टाइम भागे हैं माइग्रेशन में, जो माहौल खराब हो गया। तो वो 4 लाख इसलिए नहीं दिखे, उस टाइम 50 लाख मुस्लिम्स थे, तो 50 लाख में 4 लाख जब निकला वो दिखा नहीं, 4.5 लाख में 4 लाख पंडित निकले वो दिखा। तो मैं तो समझता हूं कि जैसे बहुत ऐसे मुस्लिम्स हैं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो दिल्ली में अभी लाजपत नगर एरिया में रह रहे हैं। संजय सराफ तो यहाँ राजनीति भी कर रहा है, घूम भी रहा है, सियासत में भी है, सब कुछ है, वो तो बेचारे अभी भी नहीं आते हैं। तो उसका थोड़ी मतलब है कि उनको आने का कोई हक नहीं। हम तो कहते हैं कि सबका घर सबका परिवार है, खुले दिल से खुले दिमाग से आ जाए। जो हो गया, हम नहीं कहते हैं अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो हो गया हम तो ये कहते हैं सूफियों की जगह थी, सूफी संतों ने जो चाहा था वही हुआ है। अब आगे सब ठीक ठाक हो जाए, इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होगा। हमारे आज के प्रोग्राम मुद्दा में मेरे मेहमान हैं संजय सराफ, एलजीपी के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट, और सियासत में इनका काफी मुकाम, रियासत जम्मू कश्मीर में कई बार अपना नाम कमा चुके हैं, और बहुत से कश्मीरी खासतौर पर जो मुसलमान हैं वो इन्हें खास हमदर्द भी समझते हैं। बहुत भरोसा है एक बड़ी तादाद का लोगों का, जो लोगों की बड़ी तादाद उनको इन पर बहुत ज्यादा भरोसा है, और कश्मीर के लिए कई काम भी कर चुके हैं। इनकी सियासी पार्टी हो या खुद इंफरादी तौर पे काफी इन्हें मकबूलियत है कश्मीरी अवाम में, और वही आज के मुद्दे में। और बहुत से मामला जो है मेरे इनके साथ हो सकते हैं, तीखे भी हो सकते हैं। कोशिश मेरी गुजारिश इनसे इन्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ मामला सियासत के हैं। और सियासत की अगर बात की जाए, कश्मीरी पंडित यहाँ पे था, एक टीचर था, एक वो था, बाद में जाके कुछ लोग इनमें से लीडर भी बन गए, और उन लीडर्स की अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी आज प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे मामूली क्लर्क था, जम्मू में टीचर था, वहां पे दिल्ली जम्मू बैंगलोर में जाके वो फिर आपकी कश्मीरियों की उस सियासत में आ गया, तो बड़े उसने प्रॉपर्टीज बनाई। कभी उस पर अकाउंटेबिलिटी हुई? बहुत से लीडर में नाम भी ले सकते। जम्मू एंड कश्मीर में ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर चाहे कोई सियासी फील्ड में है, मैं हर एक की बात करूं, कश्मीरी पंडित की भी और कश्मीरी लीडरों की भी, मैं भी उसमें एक हूं। तो मैं तो समझता हूं इसमें प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सेक्शन एक अलग से होना चाहिए जी। चाहे वो यहाँ का है, वहाँ का है, लद्दाख का है, कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं पर भी नहीं है। जब हम कहीं पर भी बैठते हैं, जब बड़ी बड़ी बातें होती है, हमने 10,000 करोड़ बेचे, 5,000 करोड़ बेचे, 4,000, अरे जब इतना पैसा बेचा तो फिर मेरा यूथ क्यों यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है? मेरे यूथ को क्यों अभी भी हम लोग, हमारे बच्चे क्लास 4th और क्लास 4th की बात कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ों को हमें सोचने की जरूरत। यही एक चीज़ है जिसमें युवा आजकल यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब्ड है। अभी हमने इस साल, मतलब पिछले 2011 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने और पासवान जी भी हमारे साथ में थे, और कुछ लीडर भी दिल्ली में थे जो नेशनल लीडर्स थे। हम सब लोग पीएमओ से मिले। जब 2010 का मसला हो गया, हमने MHRD की एक स्कीम निकलवाई, स्कॉलरशिप स्कीम हमारे युवाओं के लिए, यूथ के लिए। इस बार आपको खुशी होनी चाहिए कि हमने कश्मीर से 5,000 बच्चों को बाहर ले गए, पूरे हिंदुस्तान के कॉलेजों में बिठाया जी। और अभी हम लोगों में दिल्ली में भी इस्लामिया कल्चरल एकेडमी में वो प्रोग्राम था, तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्पीकर्स देयर। हमने वहाँ पर भी यही बात बोला, मैंने वहाँ खुलकर मैसेज दी, देखो ये जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पर, इनमें कोई गन लेकर पैदा नहीं हुआ है। जो एक मैसेज है ना पूरे देश में, कश्मीरी आतंकवादी है, अरे भाई कहाँ से मैं गन लेकर पैदा हुआ था? माहौल ऐसा बना है, और उस माहौल के सब जिम्मेदार है। मैं अब उन स्टोरियों को नहीं खोलना चाहता हूँ, सब पूरी दुनिया को पता है, और जो बोलते हैं वो उनको सबसे ज्यादा पता है। कश्मीर से ज्यादा कश्मीरी की जो हॉस्पिटलिटी, जो कश्मीरी हॉस्पिटल, उसके घर में अगर वो मेहमान नवाजी जो कश्मीर देता है, कश्मीरी देता है कश्मीर में, घर में उसको अगर रोटी नहीं होगी, पीछे के दरवाजे से जाएगा, वहां से मुर्गा लाएगा और अपने मेहमान को मुर्गा खिला के भेजेगा, और उसको बेचारे को, उधारी वाले को 2 दिन के बाद पैसा देगा। ये कश्मीरी है। घर में कोई भी आ जाए कि वहां जाना है, पहले उसको बिठाएगा, चाय पिला के भेजेगा। तो इसी मेहमान नवाजी वाले को जब ये बोलेगा कि ये घर लेकर पैदा हुआ था, तो कितना दुख की बात है। तो ये सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों में काम करने को। और मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं पूरे देश की, तो उनको भी कश्मीर और कश्मीरी की तरह कश्मीरियों को उनको एक अलग तरीके से देखना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो दूसरा है। कहीं पर भी कोई ब्लास्ट होता है, आरएसएस वाला ब्लास्ट करता है, बीजेपी वाला उसमें फंसा हुआ होता है। आतंकवाद में ट्रेनें आपको ब्लास्ट हुई, उसमें आरएसएस वाले भी फंसे थे, बीजेपी वाले, लेकिन हमारे शाल वाले अभी भी बंद है 4-4, 5-5 साल से। तो इन सब लोगों को बचाने की जरूरत है। इन सब लोगों के जो पूरे देश में, इन सब लोगों के लिए एक रास्ता खोलें, क्योंकि शाल वाला अगर बेचारा जाता है सर्दियों में, वो अपने शाल बेचकर अपने बीवी बच्चों के लिए यहाँ 2 पैसे कमाता है। अब अगर उसी शाल के बदले में उसको वहाँ जेल में डाला जाए, तो कितने दुख की बात है। वो जब एक आदमी को डालते हैं, तो जब वो गाँव में मैसेज आती है, तो पूरा गाँव आपके अगेंस्ट में हो जाता है। तो ये सब चीज़ों में मैं चाहता हूँ कि यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट इस टाइप के प्रोग्राम्स के लिए दिल्ली में और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में सेमिनार्स करें, वहाँ मैसेज दे
ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट को करने की जरूरत है। ये सब काम यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टरों को करने की, ये सब काम यहाँ के सियासी लीडरों को करने की जरूरत है, जिनकी सियासी पार्टी है। तो इस सब काम को मैं भी अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। उसी काम के लिए जब मैंने पासवान जी को इन्वॉल्व किया, तो ये सब काम के माध्यम से वो भी जब डीपली इसमें चला गया, जब उसने देखा कि असली हकीकत क्या है, जब उसने हकीकत की बात सुनी, तो वो अब बेचारा इसलिए खुलकर काम कर रहा है। तो ये सब चीज मैं कहता हूं कि जितने भी यहाँ सियासी लोग हैं, ये ना समझे कि हमें खाली यहाँ इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़े, जीते तो असेंबली में बैठे, अगर जीते या हारे वो कोई मसला नहीं, उनको ये देखना है कि मैं जीतूं या हारूं, चाहे आपको 10 ही वोट क्यों नहीं है, उन 10 आदमियों के तो रिप्रेजेंटेटिव हो आप, उन 10 आदमियों के लिए तो बात करो। जब आप उन 10 की बात करोगे तभी आपके साथ कल 20 जुड़ेंगे। जब आप ये सोचोगे कि मैंने लड़ा, मेरे को 10 वोट आ गए, उसने 50 लिए, वो जीत गई, तो मैं क्यों ना, वो मसला आपको आम आदमी के लिए, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में, उसके लिए, उसकी सहूलियतों के लिए, उसके कामकाज के लिए काम करने की जरूरत है। सर, ये आपकी हवागल कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर हम जाएं, आपके साथ वहां का नौजवान जुड़ता जा रहा है, आप नौजवान को क्या बता रहे हैं जो आपसे साथ जुड़ रहा है, जुड़ता जा रहा है, संजय के साथ मिल रहा है, क्या विजन, क्या मैं ये जानना चाहूंगा। खुले दिल से, खुले दिमाग से उनके साथ मिल रहा हूं। कोई अगर हम लोगों ने अपने कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं जो लोगों के साथ में बैठते हैं, यूथ के साथ में बैठते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को हम रोजगार देते, कुछ लोगों को हम लोग यहाँ पर भी एडजस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली से मैं लेके आ रहा हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उनको यहाँ चाहे 2 बच्चे कहीं एडजस्ट किए, कहीं 4 बच्चे किए, किसी को वहाँ करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर वाले की ये इनायत है, दसगिर साहब की इनायत है कि मेरे पास एक पासवान जी के थ्रू मेरे को एक जो टच उन्होंने दिया है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और पीजीआई में जी। तो जो भी यहाँ से कोई पेशेंट आता है तो मेरा हवा कदल वाला खुलकर फोन करता है मेरे को, संजय भैया मेरा ये लड़का है, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, वहाँ हम नहीं देखते वो कहाँ, तो उसको वहाँ पर हम मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम युवाओं को जो ड्रग एडिक्शन है उससे कोशिश कर रहे हैं बाहर निकालने की, और उनके साथ में हम बैठ के उनको बोलते हैं कि असल में सही हकीकत क्या है, गलत क्या है। तो उन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे भाई लोग हैं, छोटे भाई हैं हम लोग, तो हम तो चाहते हैं रामविलास पासवान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट के ख्वाब जहां पे था उसको पूरा किया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। स्टील प्रोजेक्ट उन्होंने दिखाया था लेकिन वो अभी हमारे लिए सपना ही है, वो सामने नहीं आ रहा है। इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए कश्मीर में उस तरह का, मतलब ONGC है, बाकी हिंदुस्तान, वही तो हम कह रहे हैं कि जब जितने हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं पिछले 50 साल में, अगर हर एक मेंबर पार्लियामेंट ने एक एक प्रोजेक्ट एक साल में लाया होता जी, हमारे पास आज 50 प्रोजेक्ट होते हैं, 50 प्रोजेक्ट होते हैं। और हर प्रोजेक्ट में, जैसे रेलवे में आज 10,000 लोग रोजगार ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, पुलिस अफसर भी है, चाय वाला भी है, नौकरी भी बच्चे हमारे कर रहे हैं। और इस रेलवे की वजह से पूरे हिंदुस्तान में हमारे बच्चे रोजगार में है। फिर वहां से मेरे पास भी 10 लोग आते हैं, मैं करना ही ट्रांसफर वापस कश्मीर, तो ये सब स्ट्रक्चर भी चल रहा है। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर 50 प्रोजेक्ट, मैं कहता हूँ 50 नहीं तो 25 प्रोजेक्ट ही लगाए होते, जब रामविलास पासवान जैसा जो बिहार का मेंबर पार्लियामेंट है, नेशनल लीडर है, ठीक है, उनकी नजर रहती है पूरे देश पर एक जैसी, वो रेलवे मंत्री था, उससे हमने लिया। बाकी जो हमारे इतने मंत्री बने हैं उन्होंने क्यों नहीं लाया, इस चीज का मेरे को बड़ा दुख रहा है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो PDP हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, किसी पार्टी ने कश्मीर इन पर्टिकुलर, कश्मीर के युवाओं के लिए कभी भी ये माइंड नहीं बनाया कि हम इनको बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार का कोई जरिया देते। बातें बहुत बड़ी बड़ी की, इलेक्शन के टाइम इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई, उसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन बातों के बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया तो मसला दूसरा आ जाता है। हम कहते हैं भाई इलेक्शन, सियासत अपनी जगह है, लेकिन सियासत के बगैर आप अपने उस माहौल को खुशहाल बनाइए। आज आप अगर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली भी J&K जैसी एक स्टेट है, समझ ही नहीं आ रहा है। आज वो दिल्ली में जब आप जाते हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है आप दिल्ली में हैं, आप स्विट्जरलैंड में, आप USA में हैं। आप देखिए सड़कें क्या बनी है, रोड देखिए, मेट्रो देखिए। हम लोग यहाँ मेट्रो ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? मेरे को मौका मिले, मैं दिखाऊंगा, मैं आपको डल के कॉर्नर में पूरा मेट्रो ले लूंगा, मैं बनाऊं, मेरे पास प्रोजेक्शन है, मेरे पास टूरिज्म का प्रोजेक्शन है, मेरे पास ड्रेनेज का प्रोजेक्शन है। ले लेना हमसे मदद। मैं आज मीडिया के चैनल से खुलकर बोलता हूं स्टेट गवर्नमेंट को, मेरे से मदद ले, मैं मदद करूंगा, मदद करने को तैयार हूं, करने को तैयार ही। समझ नहीं आ रहा है क्या, हमारा पूरा ड्रेनेज दल में जा रहा है। एक साइड से 400 करोड़ हम दिखाते हैं सफाई करने में, दूसरे साइड से 300 करोड़ दिखा रहे हैं उसमें डालने में। अरे आप हर एक डाउनटाउन में ड्रेनेज पिट्स बनाइए, पूरा चला जाएगा, वहां पर हर एक मोहल्ले का ड्रेनेज उधर चला जाएगा, आपका मोहल्ला भी साफ सुथरा रहेगा, जो वो गंद जाती है वो उसमें जाएगा। खाली 2-2 एम्प्लॉइज रख दीजिए, वो उसमें केमिकल डाला करेंगे, वो ड्राई होता रहेगा, दल भी बचेगा। दल का मसला यही है, करप्शन ने मार रखा है सबको, कोई पॉलिसी प्लानिंग ही नहीं बनती है,
सिस्टम ही यहाँ पर बहुत दुख होता है जब सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ पता ही नहीं लगता है किस टाइप का सिस्टम चल रहा है यहाँ। तो इन सब चीज़ों में बहुत सीरियसली जाने की ज़रूरत है। और जो सियासी पहले तो चलता था, पहले लोग यहाँ पढ़े लिखे नहीं थे, पहले उतनी लिटरेसी नहीं थी, अगर लिटरेसी भी थी तो एवेन्यूज़ नहीं थे। आज सब बच्चे कंप्यूटर पर जाते हैं और गूगल में पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि किस स्टेट में कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना पैसा आया है, कितना। तो पर उससे भी यूथ हमारा पूरा डिस्टर्ब होता है। तो इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूं कि सियासी जो लीडरान है हम पर, और पर्टिकुलरली जो पावर में बैठे हैं या अपोजिशन लीडर भी जो पावर में बैठे हैं, वो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। जो सियासी तरीके से वो लड़ रहे हैं वो एक पॉजिटिव सोच लेकर लड़े, लोग सब जुड़ेंगे उनके साथ, चाहे जो पावर में है या पावर के बाहर। ये छोड़ दे, यहाँ का जो नेता है, यहाँ का जो मंत्री है, उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो मंत्री उसी का है, वहीं पर पानी भी देना है, बिजली भी देना है, सड़क भी देना है, रोजगार भी देना है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे को, मैं एमएलए तो नो डाउट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूं, लेकिन एमएलए के बाद में मंत्री में पूरे स्टेट का हूं, मेरे को हर स्टेट को एट पार देखना है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां जो मंत्री बनता है वो बोलता है मेरा तो मसला ही यही है, मोहल्ला ठीक हो। तो ये इस चीज का, और बाहर में ये मसला नहीं है। बाहर का जो मंत्री बनता है वो कहता है कि, इसीलिए मैं कहता हूं जब पासवान जी मंत्री बने, उसने जब बिहार में भी 4 प्लांट लगा दिए, और कश्मीर की पॉपुलेशन, कश्मीर की जगह के हिसाब से कश्मीर में भी 1 प्लांट लगाया, नॉर्थ ईस्ट में भी 1 लगा दिया, पंजाब में भी 1 लगाया, यूपी में भी 1 लगाया। तो ये ब्रॉडन विजन होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, पंजाब और बिहार के प्लान सब जगह, तो यहाँ पर आप पॉलिटिकल विल नहीं थी तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने अपने यहाँ से पूरी कोशिश की, दिल्ली से भी हमने कोशिश की, दिल्ली में पार्लियामेंट में भी बहुत बार क्वेश्चन उठाया। और दुख तो तब होता है कि जब यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर जो अभी अब अनफॉर्चुनेटली उनको शिफ्ट किया गया, उन्होंने मेरे से, जब मैंने 2-4 बार उनसे मिला, वो बोलते हैं मेरे यहाँ फिजिबिलिटी नहीं है। मैंने कहा आपको फिजिबिलिटी को क्या करना है, पैसा लगाया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, 108 करोड़ वो लगा रहे हैं, काम उनका चलेगा नहीं चलेगा, आपको क्या देखना है फिजिबिलिटी को, आप अपना काम देखो ना। आपको मैंने 235 कनाल जो लैंड ले लिया उसका 8 करोड़ रुपए दिलवाया, जबकि उस लैंड की वैल्यू थी मुश्किल से उस टाइम 2.5-3 करोड़। मैंने 8 करोड़ रुपए उस लैंड को दिलवाया। दीवारबंदी करनी थी, उन्होंने फिजिबिलिटी की बात की। अरे आपको क्या लेना देना फिजिबिलिटी से, पैसा लगा रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वही फिजिबिलिटी जैसे रेलवे के टाइम बोल रहे थे इसमें फिजिबिलिटी नहीं है, अब कैसे फिजिबिलिटी बनी। भाई मैं कहता हूं कि आपके पास अगर विल हो काम करने की, सब कुछ निकल जाता है। जब दिल में जगह हो तो फिर दीवारें भी खुल जाती है, जब दिल में ही जगह नहीं है तो दीवारें सब बंद दिखती है। संजय, अगर आपने अभी बात की कि एक लीडर जो होता है वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर, संजय क्यों हवा कदल तक ही सहमत है? मैं हवा कदल तक कहां सहमत हूं? जहां 120 बच्चों की शहादत की बात हुई तो वो तो हवा कदल के नहीं थे, हवा कदल के 10 या 15 बच्चे थे। जब कश्मीर इशू की बात होती है वो तो खाली हवा कदल के नहीं, नो डाउट हवा कदल मेरा हिस्सा है, मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, मेरा घर है, वहां पर सब कुछ है, मेरे भाई बंधु सब, बहन भाई सब लोग हैं, बच्चे हैं वहां। तो नेचुरली मैं तो जब मेरे को जब उस वहां से लड़ना है, मेरा हिस्सा तो पूरा रहेगा कंप्लीटली। मेरी नजर 24 घंटे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर रहेगी, उस घर पर रहेगी जिस घर में मेरे को रहना है, जो घर मेरे साथ में है, जो घर वाले मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, वो तो रहेगा ही मेरे। उसके बगैर में बाकी जो कश्मीर वैली है, उसके ऊपर जम्मू वैली है, उसके ऊपर हम देखते हैं। चलिए संजय, अब एक और बात करना चाहूंगा, प्रोग्राम के आखिरी कुछ लम्हात ही मैं जानना चाहूंगा, कश्मीरी पंडित बरादरी के जो लोग वापस आ रहे हैं, कश्मीर वापस आ रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, आपने कहा कि जमीनें उन्होंने बेच दी, उन्हें अब यहाँ क्या करना है फिर जिसके पास यहाँ पे जमीन नहीं है? मैं जानना चाहूंगा आपसे, कुछ पंडित बरादरी के लोग कश्मीर आए, उन्होंने 90s में जमीनें अपनी बेच दी हैं, अब आके वो वापस कोर्ट या दूसरे मामला के जरिए जमीनों को वापस लेने, उससे यहाँ की एक आम आदमी एक मैसेज गलत जा रहा है। उसमें मैं प्रेस में भी गया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी यहाँ पर भी और जम्मू में भी। जिसने अपनी जमीन बेची है, जिसको भी उसने बेची है, अगर प्रॉपर तरीके से उसने बेची है, पैसा लिया है, मैं सबसे पहले संजय सराफ उनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। मैं आप मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ। उसके साथ में अगर किसी की जमीन किसने नहीं बेची है, उस पर किसी का भी कोई नाजायज कुछ कब्जा हो, उसके लिए भी मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं ही नहीं, मेरा पूरे साथ मेरे यूथ, मेरे कश्मीरी अवाम उसके साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन जहां तक हकीकत की बात है, वहां हम हकीकत में उनके साथ में है। हम कहते हैं हर एक को हक है यहाँ पर आने का। जो जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, वो कश्मीर में आके अपनी जमीन वापस ले सकते। जिसने जमीन अपनी बेची वो आए और जमीन खरीदे। हम कब कह रहे हैं दूसरी जगह, और उसके पास पैसा है तो दूसरी जगह जमीन खरीद कर वहां अपना मकान बनाए। हम तो कहते हैं कि भाई जब भी कोई आ जाए वो एक इसमें दिमाग में नहीं रखे कि हमें एक क्लस्टर में रहना है। वो बोले कि जैसे कश्मीरी उनके साथ खुले दिल से खुले दिमाग से पहले रहते थे, वैसे ही अब भी रहे। अपने दिल को भी थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है।
यहाँ पर भी पूरे चेंजेस हो गए। तो वो भी अपने दिल को थोड़ा साफ सुथरा करें और आम कश्मीरियों के साथ बैठे। जैसे अपने मंदिरों में आप देखिए, हमने दशहरा मैंने किया यहाँ पर, सबसे पहले दशहरा मैंने किया, मैंने जन्माष्टमी किया यहाँ पर, वो तो आम कश्मीरी मुसलमान की बदौलत किया, उनके सपोर्ट से किया। मैंने हबकदल में मंगलेश्वर मंदिर है जो उसमें है, वहां पर वो मैंने खोला। उसमें तो उस टाइम तो कश्मीरी पंडित यहाँ पर मुश्किल से 10 या 15 आदमी थे 1999 के, उसमें सब कश्मीरी मुस्लिम मेरे साथ खड़े हो गए। तो वो मसला नहीं, कश्मीरी मुस्लिम कभी भी कश्मीरी पंडित के अगेंस्ट में नहीं रहा है। एक माहौल है जहां पर भी गन कल्चर होता है, वहां पर कन्फ्लिक्ट जोन में ये सब चीजें अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली चलती है, टाइम बीइंग के लिए आती जाती रहती है। बाकी जो को कश्मीर मुद्दा है, उस मुद्दे को कश्मीरी पंडित इससे ना जोड़े। कश्मीरी पंडित को मैं आज यहां से एक मैसेज देना चाहता हूं कि उनको भी यही समझना चाहिए कि वो भी जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से वाले हैं और उनको भी ये हिस्सेदार है। उनको ये भी समझना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास 2-2 फ्लैग है, 2-2 कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कश्मीरी कोई बोलता है कि भाई हम लोग कुछ अलग है हिंदुस्तान से, तो वो भी उसमें एक हमारा हिस्सा है। उनको भी ये समझना चाहिए, ना कि ये समझे कि भाई नहीं हम इनसे अलग है। जब वो इनसे अलग है तो वो अपने परिवार और अपने घर से अलग हो रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए ये घर है हमारा, ये परिवार है, ये हमारी जन्मभूमि है, जो हमारा घर है, परिवार है, जहां हमारे बचपन से हमारा बचपन गुजरा है, साथ में मिल बांट कर गुजरा है। तो जो इनकी तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है, जो इनकी खुशी है वो हमारी खुशी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंडित बरादरी पे बहुत मेहरबान रहती है, जैसा कि हमारे कुछ कश्मीरी भाई इल्जाम लगाते हैं या कहते हैं कि कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए पैकेज पे पैकेज, और कश्मीरी पंडित बरादरी पैकेज खत्म किया वापस चले गए। ऐसा कुछ रिसेंटली जो एक नया पैकेज, एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए, उस पैकेज को हासिल करने के बाद कश्मीरी पंडित बरादरी के फिर वापस जाने की कोशिश करें। क्या इस पे कुछ चेक होना चाहिए कि जिसने पैकेज दिया और उसके बाद दूसरी बात जो कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें 93 में उन्होंने अपना आप वो माइग्रेशन का रजिस्ट्रेशन कराया था, यहाँ आ गए, उन्हें पैकेज है, यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका वो वहाँ पे जो जो एरियर्स वगैरह जो उनको मिलता था वो माइग्रेशन फंड, वो अभी भी उनको जारी है। उस पर कोई सनम जी, मेरे को लगता है कि आपको इसमें अपडेट प्रॉपर नहीं है। मैं खुद एपेक्स कमेटी का बोर्ड मेंबर हूँ, जो एपेक्स कमेटी कश्मीरी माइग्रेंटों को देखती है। कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए पैकेज आया, उसमें कोई शक नहीं है। पीएम पैकेज आया और पीएम पैकेज आने के बाद अभी तक इम्प्लीमेंटेशन किसी भी पैकेज की नहीं हुई है। जो यहाँ वो बच्चे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आई है, वो 2-4 हज़ार स्कीम्स आई है, वो जिसमें स्टेट ने 3,000 बच्चे दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3,000 दिए, 6,000, और वो सब आपके साथ में हमारे साथ में यहाँ अभी कश्मीर में रह रहे हैं। जैसे व्यसू कैंप है, मटन कैंप है, बारामूला साइड में बडगाम कैंप है, और इसके साथ कुपवारा तक रहते हैं बच्चे। तो वो जो रह रहे हैं वो एक अलग मसला है। उसके बगैर में जो आप वो पैकेज की बात करें, कश्मीरी पंडित आया यहाँ पैकेज लिया, वो पैकेज अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और मेरे को नहीं लगता है कि उसमें वो तब तक रिलीज करेंगे जब तक उसमें प्रॉपर तरीके से ये लोग एनालाइज नहीं करेंगे और प्रॉपर तरीके से सर्वे नहीं करेंगे। जो यहाँ आना चाहता है वो यहीं पर बैठे, जब वो परमानेंट। और उसमें एक चीज़ मैं बोलूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो आएगा यहाँ पर वो अपनी लैंड लेगा। अगर वो 5 मरले लेता है, 5 मरले को बनाने के लिए उसको एक स्टोरी जब पूरी होगी तो उसका पैसा दिया जाएगा, दूसरी स्टोरी पूरी होगी उसका पैसा दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से उसमें वो पैकेज में हमने, और मैं भी उसमें एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक, मैं आपको पर्सनली बोलूं, आप इसको सियासत नेशनल हमारा हो गया, स्टेट भी हो गया, लेकिन मुझे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जरूरी जानना है, क्योंकि आने वाले साल में अब इंतखाबात भी होंगे और आपको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आप इलेक्शन लड़ेंगे जरूर, हमें उस तरह की उम्मीद है, और बहुत से लोग आपसे जुड़ रहे हैं। क्या क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को लिए लाएंगे, क्या देंगे अगर आप कामयाब हो जाते हैं, आपको उन्होंने वोट किया, सपोर्ट किया? सबसे पहली बात तो मैं उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा कि वहाँ का जो यूथ है वो गर्व से कहेगा कि वो श्रीनगर का यूथ है, उसके बाद वो हबकदल का यूथ है। वो खुलकर बोलेगा, यहाँ पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। जैसे आज कहता है राहुल गांधी ये अमेठी के लोग हैं, वैसे ही मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का लड़का पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे मुल्क में बोलेगा, पूरे दुनिया में बोलेगा कि मैं हबकदल का रहने वाला हूँ। गर्व से बोलेगा मैं हबकदल का रहने वाला हूँ। और दूसरा चीज़ मेरा ये होगा कि जो हमारे युवा है, यूथ है, मैं उसमें एक प्रोफेशनली तरीके से फिक्सेट करके निकालूंगा। 10वीं तक कितने हैं, 10वीं पास कितने हैं, 12th तक कितने हैं, ग्रेजुएशन तक कितने हैं, उस तरीके से मैं एक कोशिश करूंगा उसमें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट करो एम्प्लॉयमेंट में। तीसरा जो मेन मेरा है वो है ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आम आदमी जैसे पहले 12-1 बजे निकलता था, घूम फिर के आ जाता था रात के, वैसे ज़रूरत है। चौथा होगा कि वहाँ के एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई कंट्रोल मैं नहीं रहने दूंगा, मैं उसमें उनके लिए खड़ा रहूंगा।
जैसे आज आता है, कहीं पर भी कुछ पंगा हो जाता है तो वहाँ हमारे एरिया के लोगों के किसी के दरवाजे तोड़े जाते हैं, खिड़कियां तोड़ी जाती है, गाड़ी सड़क पर रखी है उसके शीशे तोड़े जाते हैं, और उसमें हमारा बोलना नहीं चाहिए, एमएलए साहिबान कहीं बात भी नहीं करती है, हिम्मत ही नहीं होती है। मैं तो कहता हूं उसको सामने खुलकर निकलना चाहिए। जिन लोगों की वजह, चाहे वो जैसे भी जीती, जिस लोगों जिनके, क्योंकि एमएलए जो भी होता है वो उसका वजूद होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उस वजूद की वजह से अगर कोई कहीं पर पहुंच जाता है, जब उसी वजूद को कल को कोई तकलीफ आती है, तो जब हम उस वजूद को नहीं देखेंगे तो हमें कौन आगे आने देगा। संजय जी, मेरे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, मुद्दे में आपने बात की, बहुत से मुद्दे अभी और भी हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से और मुद्दा आगे नहीं ले सका। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। फिलहाल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुद्दा और मुद्दे में मेरे साथ मेहमान थे एलजीपी के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट मिस्टर संजय सराफ। और संजय सराफ किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अक्सर इन्हें कश्मीरी की जो लीडरान हैं, चाहे वो कोई भी हो, कश्मीर मामला पे बोलते देखा जा रहा है, और कई बार ये सड़कों पर भी निकले हैं, इंतखाबात में भी हिस्सा ले चुके हैं, और एक काफी नाम भी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं संजय सराफ ने एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी काफी कश्मीर के लिए काम भी किया है, और एचआरडी की जो नई पॉलिसी है उसमें कई लोगों को यहां से बाहर रोजगार के मौके भी फराहम किए। उम्मीद करेंगे संजय सराफ आगे भी इस तरह की स्कॉलरशिप में पढ़ाने के लिए लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। न बच्चों को वहां पर फीस देना है, न हॉस्टल फीस देना है, कुछ भी नहीं देना है, खाली बच्चे को यहां से उठना है और वहां पर इंजीनियरिंग करके 4 साल के बाद आना है। पूरा पैसा एमएचआरडी मिनिस्ट्री दे रही है, जो हमने पार्लियामेंट में क्लियर करवाया, 1200 करोड़। संजय सराफ उसमें मदद भी करेगा अगर कोई और लड़का आपके पास। 100% मैं अभी कह रहा हूं, अभी सब यहां से मीडिया के माध्यम से फिर मैसेज दे रहा हूं, अभी फरवरी के बाद फिर से 5000 बच्चों को जाना है। मैं सबको बोल रहा हूं, कोई किसी को एक पैसा ना दे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप स्कीम है, और ये आपका हक है, युवाओं का, यूथ का हक है। इंजीनियरिंग की सीटें हैं, एमबीबीएस की सीटें हैं, बीडीएस की सीटें हैं, फॉरेस्ट की सीटें और एग्रीकल्चर की सीटें हैं, और जो ग्रेजुएशन करना चाहता हो उसके लिए भी सीटें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं भरना है, खाली अपना नाम, अपनी सर्टिफिकेट, और उसमें तहसीलदार की एक सर्टिफिकेट रहती है कि इसकी घर की इनकम 30,000 से ऊपर नहीं है। वो तो मेरे को लगता है कि 80% कश्मीरियों की यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए उसमें हर कश्मीरी को, हर यूथ को हक है, और उस हक को, और कोई भी उसमें पैसा, अगर कोई भी आपको बोलेगा रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कोई भी कहीं पर भी 1000 रुपए दो, 2000 दो, 10,000 दो, मैं कहता हूं आप लोगों को, आप उठ के उसको 2 थप्पड़ मारिए और बोलिए तू कैसे पैसा ले रहा है, जब स्कीम हमारे लिए है, हमारे लिए पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एमएचआरडी ने, पीएमओ ने स्कीम दी है, तो ये हमारा हक है, तू बीच में पैसे कैसे ले रहा है। और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो जितने कॉलेजेस हैं वो भी अच्छे थे, अब फ्यूचर में और अच्छे कॉलेज हमारे को मिले जी, और जिसमें हमारे बच्चों, अब इस बार हमने एमबीए और एमसीए के लिए भी बात की है, होपफुली वो भी क्लियर हो जाएगा, और आगे हम बच्चों को एमबीए और एमसीए में भी मुफ्त में पढ़ाएंगे। वो किसी को कोई मिन्नत नहीं है, न कोई जम्मू एंड कश्मीर को कोई मिन्नत रख रहा है, ये एमएचआरडी की स्कीम है, वैसी स्कीम है पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में, तो हमारे स्टेट में भी, और हमें उसका फायदा उठाना। हमें 5000, आपकी बार आपके पिछली बार 5070 बच्चे गए, इस बार हम 5000 के लिए, जबकि हमने अभी प्रोग्राम में बोला था कि इसके लिए कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, अगर 10,000 बच्चे भी आए 10,000, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीएमओ से आ गया कि भाई 1200 करोड़ हमारा बजट है, तो जब हमें और बच्चे ऐड हो जाएंगे तो वो बजट क्लियर करना पड़ेगा कैबिनेट में, तो इसलिए हमने कहा कि हम तो पहले 5000 बेचे, बाकी के लिए और लड़ते रहेंगे, इसके लिए और लड़ेंगे। संजय जी, ये बहुत बड़ी बात आपने की। संजय से मेरी बात हुई है, आज चलते चलते ये बात भी निकल पड़ी कि हमारे कैरियर रिलेटेड एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने, और वो अगले महीने से शुरू हो रही है। आप ध्यान रखिएगा और गौर कीजिएगा, जरूरी है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए स्कीम है, 1 ही साल हो गए और 4 साल हमें, और 4 साल अभी ये स्कीम चलने वाली है, और आपका बच्चा अगर फ्यूचर में कुछ बनना चाहता है तो इस स्कीम से भी फायदा उठाना चाहता है। संजय जी, आपने ये जो स्कीम मुझे बताई और हमारे व्यूअर्स को बताई, बहुत अच्छी स्कीम है, और मैं बहुत खुश हूं, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, मैं कहता हूं पूरे कश्मीर, पूरे कश्मीर युवा, जो मैं कहता हूं कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग हैं, वो जेएंडके की स्कीम है, जेएंडके की स्कीम के माध्यम से सब बच्चों को सामने आना चाहिए, कहीं पर कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आपका हक है, अपना हक ले लीजिए और अपने आप वहां पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होगा, हमारा बच्चा खुलकर जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, एमबीबीएस करेगा, बीडीएस करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। लेकिन संजय, इसमें कहीं अक्सर होता नहीं कि ज्यादा हिस्सा जम्मू वालों को मिल रहा है? ना, हमारा इस बार 5000 में 5070 में से हमारे, मैं आपको बोलूं 4990 बच्चे कश्मीर के थे, खाली 80 बच्चे हमने जम्मू को दिया। लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं, अब अवेयरनेस कर रहे हैं ना हम लोग, अब इसको अवेयरनेस कर रहे हैं। पहले मैं बीच में डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व इसलिए नहीं हुआ था, हमने वहां से स्कीम भेजी थी, लेकिन फिर अभी जब हम लोग दिल्ली में बैठे थे, तो जब सब लोग मिनिस्ट्रीज में बैठे थे, तो मेरे को बड़ा दुख हो गया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, एनजीओज ने उसमें बच्चों से कुछ पैसे लिए, किसने 2000 लिए, किसने 5000 लिए, तो उस चीज को
मद्देनजर रख के हमने बोला हम ये मीडिया में आप खुलकर आएंगे और लोगों को बोलेंगे आपका हक है, जो पैसे मांगे उसको थप्पड़ मारो। बोलना नहीं चाहिए मेरे को एक पॉलिटिकल, लेकिन जब तक मेरा यूथ उसको वापस थप्पड़ नहीं मारेगा, भाई ये तेरे बाप की स्कीम नहीं है, ये हमारे युवाओं के लिए, यूथ के लिए, हमारे कैरियर को ओरिएंटेटेड, जो हमारे को कैरियर बनाना है उस कैरियर को बनाने के लिए ऊपर से स्कीम। और इसमें मैं आपको एक चीज बोलूं, इसमें मैं स्टेट गवर्नमेंट का भी एक बहुत शुक्रगुजार हूं। देखिए जहां लड़ाई झगड़ा है वहां लड़ाई झगड़ा है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बीच में इंटरफेरेंस नहीं किया इस स्कीम में। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से ऊपर से आई है, अगर वो चाहते वो भी इंटरफेयर कर, उन्होंने नो डाउट अपने बच्चे भेजे एमएलएज ने, कुछ एमएलएज ने कहीं से 10 भेजे, कहीं से 20 भेजे, उनका भी एडमिशन हुआ, लेकिन डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि हमने ऊपर ही बोला था कि ये स्कीम आवाम की स्कीम है, आवाम के हाथ में डालने दो। चलिए बहुत शुक्रिया संजय, मेरे प्रोग्राम में आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का मुद्दा यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। हमने संजय से बात की और जाना कि क्या है सूरत हाल, और आखिर में संजय ने बता दिया कि एक बड़ी स्कीम आई है, आपको इस्तेफादा करना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। तो आज का मुद्दा यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज संजय, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज नाज़रीन।